हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों? कैसी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, हम लोग एनसॉर सेट का इस समय रिवीजन कर रहे हैं, एनसॉर सेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एनसॉर सेट की प्रैक्टिस में कल हम लोगों ने 2020 का सेट नंबर 3, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को बल्कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट तक के सोल्यूशन आपको करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अगले पार्ट में हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th का घ पार्ट है। 5th के घ पार्ट में देखेंगे। 5th के घ पार्ट में इन्होंने कहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रियाएं लिखें। सभी को पता है कि सूर्य की अपार ऊर्जा का क्या रहस्य है। सूर्य की अपार ऊर्जा का रहस्य हल्के नाभिकों का संलयन है। सूर्य की अपार ऊर्जा का रहस्य हल्के नाभिकों का संलयन है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाभिक कैसे संलयित हो जाते हैं। किसी भी परमाणु के जो नाभिक हैं, न्यूक्लियस हैं, वो कैसे संलयित हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि उस परमाणु को नाभिकीय अवस्था में कैसे लाया जाए। सबसे जरूरी क्या है कि जिस परमाणु का संलयन होना है, उस परमाणु को पहले नाभिकीय अवस्था में तो लाया जाए। जब तक कोई भी परमाणु अपनी नाभिकीय अवस्था में नहीं आएगा, तब तक इन नाभिकों का संलयन होगा कैसे। तो बेटा, सूर्य के भीतर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है जिससे कि परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ उनके भीतरी कक्षाओं के भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और वे हमारे नाभिकीय अवस्था में आ जाते हैं। अब इनमें सबसे सिंपल परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मास ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बड़ी आसानी से इजिली बाहर हो जाता है और हाइड्रोजन अपनी नाभिकीय अवस्था में आ जाता है। चूंकि सूर्य में बड़ी परसेंटेज में हाइड्रोजन का अमाउंट है, इसलिए ये हाइड्रोजन के नाभिक परस्पर इतनी उच्च वेग से गति करते हुए एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और संलयित होते रहते हैं और साथ में अपार ऊर्जा निर्मित होती है। लेकिन सूर्य के भीतर हाइड्रोजन नाभिकों का जो ये संलयन है, ये डायरेक्टली नहीं होता है। अगर आप सोचें कि सूर्य के भीतर हाइड्रोजन नाभिक डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसकी एक पूरी चेन होती है, एक इसकी पूरी श्रृंखला होती है। उसी श्रृंखला के तहत ये सभी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक परस्पर संलयित होते हैं, परस्पर जुड़ते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन इन सन्स। सूर्य के भीतर हो रही नाभिकीय अभिक्रियाएं। सूर्य के भीतर हो रही नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में दो कल्पनाएं की गई। एक कल्पना की गई जिसमें यह माना गया कि सूर्य के भीतर अगर 4 हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन हो तो वो एक कार्बन उत्प्रेरक के मदद से होता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये धीरे धीरे 6 ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की एक चेन बनती है, श्रृंखला बनती है, जिससे इनका एडिशन होता है, संलयन होता है, राइट। लेकिन जो रिसेंटली एक्सपेरिमेंट है, ये एक अमेरिका के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर बैथे, जिन्होंने बताया कि सूर्य के भीतर कार्बन साइकिल की अपेक्षा एक प्रोटॉन साइकिल की अधिक संभावना पाई जाती है। तो आइए जरा कार्बन को प्रोटॉन साइकिल देखते हैं कि कैसे इसमें नाभिकों का संलयन होता है। तो बेटा, ये हमारा सबसे पहले इसमें 2 हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, 1H1 प्लस 1H1 gives out 1H2 plus 1 beta 0 plus 1 beta 0 ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल है और साथ में इसके एक न्यू निकलता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो जब 2 हाइड्रोजन के नाभिक इस तरीके से संलयित होकर के एक ड्यूटेरियम का नाभिक बनाते हैं, तो साथ में एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सपोज करें।
फिर इसके बाद ये 1H1 एक तीसरा हाइड्रोजन का नाभिक ड्यूटेरियम से संपर्क करता है, दैट इज 1H2 के साथ ऐड होता है और ये हमारा बन जाता है 2He3 प्लस गामा। गामा मीन्स पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी, ये बन जाती है। अब इसके बाद 2He3 प्लस 2He3 इनके दो नाभिक सम्मिलित होकर 2He4 हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और साथ में 1H1 प्लस 1H1 और प्लस ऊर्जा निर्मित होती है, एनर्जी निर्मित होती है। 2 और 2 4, 2 3 और 1 4, 2 1 2 4 से 3 और 3 6। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं। इज इट राइट? अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हें हम ऐड कर दें, तो आफ्टर एडिंग जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट बेटा क्या होगा? वो रिजल्ट होगा 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 gives out 2He4 plus 2 plus 1 beta 0 plus 2 nu plus 4। तो ये सूर्य के भीतर चल रही ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं और अगर क्वेश्चन 1 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके इन सभी को ऐड कर दें, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके फिर तीनों समीकरणों को ऐड कर दें तो रिजल्ट मिलेगा 1H1 plus 1H1 plus 1H1 plus 1H1 gives out 2He4 plus 2 1 beta 0 plus 2 nu plus energy। इज इट राइट? तो ये अच्छा सवाल था, सभी बच्चे इसको नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का घ पार्ट था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्या देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, इन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन और बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्ध्य का व्यंजक रेडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। बेटा लाइमन श्रेणी ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है। लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होगा? 1/λ बराबर कैपिटल आर। लाइमन 1 से स्टार्ट होती है तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2, क्योंकि जो पहली रेखा होती है वो 2 से 1 में आएगी, तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर कैपिटल आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर। इसको अगर हम λ1 मान लेते हैं तो बेटा ये हो जाएगा 1/λ1 बराबर कैपिटल आर और ये आपका हो जाएगा 1/1 स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा अपॉन 1/4 हो जाएगा। दैट इज 4 बन जाओ 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 3r/4। ये 1/λ1 की वैल्यू आ जाएगी, या अगर λ1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 4/3। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि भाई बामर श्रेणी की पहली रेखा क्या बताइए। तो बामर श्रेणी की पहली रेखा 1/λ2 मान लें, कैपिटल आर बामर रेखा किससे शुरू होती है? 2 से, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर दैट इज कैपिटल आर। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, या यहां पर हो जाएगा 45, एलसीएम मिल जाएगा 36, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी आ जाएगा 5r/36, या बेटा λ2 की वैल्यू अगर निकालेंगे 36/5r आ जाएगा। राइट, ये मैंने बना दिया इसको
तो एक तो लैम्डा 1 की ये वैल्यू आ गई और लैम्डा 2 की वैल्यू है। तो ये देखिए यह हो गया लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य का सूत्र और ये हो गया बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य का सूत्र। अब इन्होंने कहा है कि भाई लाइमन और बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात भी फाइंड करना है। तो दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात फाइंड करने का मतलब आप जानते हैं लाइमन की पहली रेखा की सबसे दीर्घतम तरंगदैर्घ्य होती है और बामर की भी सबसे पहली रेखा की ही दीर्घतम तरंगदैर्घ्य होती है। यानी अगर हम लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की वैल्यू बेटा फाइंड करें तो ये 4/3r इंटू ये रिवर्स हो जाएगा तो 5r/36 हो जाएगा, r से r कट जाएगा, 4 9 जा 36 तो लैम्डा 1/λ2 बराबर हो जाएगा 5/27। तो ये 5/27 इसकी वैल्यू फाइंड हो गई लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इज इट राइट? तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का अंगा पार्ट। समझ में आएगा सबको? ये 5 के अंगा पार्ट का सॉल्यूशन आप सभी बच्चे कर सकते हैं। राइट? पहले हम लोगों ने लाइमन श्रेणी की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ फाइंड कर ली, फिर बामर श्रेणी की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ फाइंड कर ली, और चूंकि फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसका रेशियो फाइंड करना था तो इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और इसका मान निकाला। तो ये बेटा सभी बच्चे इसको नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 का अंगा पार्ट। ठीक है भाई? तो ये बेटा इसका सोल्यूशन हो गया। सभी बच्चों ने उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। और अगला क्वेश्चन है मेरा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। बेटा सबको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला मैंने ड्राइव कराया था, सबको निकलवाया था। आई होप सब बच्चे इसको कर सकते। इसके बाद उन्होंने कहा है कि 100 माइक्रोफैरेड का एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक 100 माइक्रोफैरेड का समांतर प्लेट संधारित्र है। C1 = 100 × 10⁻⁻6 फैरेड। 2 जीरो एडजस्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 फैरेड। इन्होंने कहा इसे 400 वोल्ट तक चार्ज किया गया। बेटा इसको 400 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। ये इसको 400 वोल्ट तक चार्ज किया गया। अब ये कह रहे हैं भाई इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी गई, तो बताइए प्लेटों के बीच में अब विभवांतर क्या होगा। अगर संधारित्र को एक बार चार्ज कर दिया गया है, फिर उसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी चाहे बढ़ाई जाए या घटाई जाए, चार्ज प्लेटों पर वही रहेगा, चार्ज में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। दैट इज Q1 = Q2। C1 V1 बराबर हो जाएगा C2। Q बराबर C होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C1 की वैल्यू हो जाएगी ε0A/d1 × V1 और ये हो जाएगा ε0A/d2 इंटू में क्या हो जाएगा ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा। d1 की वैल्यू बेटा कितनी थी 400, d1 की वैल्यू d मान लेते हैं, v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। d2 की वैल्यू उन्होंने कहा d/2 आधी कर दी जाती है, d से d कैंसिल हो जाएगा, 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2 से 400 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। ये v2 की वैल्यू है, नोट कर सकते हैं आप लोग। ये v2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 200 वोल्ट। यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो वोल्टेज है वो चेंज हो गया। अब वोल्टेज इसका बेटा घट गया है, वोल्टेज इसका 400 से घटकर 200 रह गया। अब आप जानते हैं अगर वोल्टेज चेंज हो गया है तो धारिता भी चेंज हो जाएगी। वोल्टेज कम हो गया है, धारिता बढ़ जाएगी। पहले धारिता ये थी, अब देखते हैं धारिता कितनी हो जाएगी। तो C1 की वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻4, V1 की वैल्यू कितनी थी 400। अब न्यू धारिता हो जाएगी C2 और V2 का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो ये 200 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो C2 = 2 × 10⁻⁴ फैरेड। अब ये नहीं धारिता 2 × 10⁻⁴। इन्होंने कहा एनर्जी में क्या चेंज होगा, एनर्जी का चेंज U1 = ½ C1 V1²। तो U1 = 1/2
C1 की वैल्यू बेटा थी 10⁻⁻4, B1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और डबल जीरो का 10⁻4, ये +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा तो U1 इज इक्वल टू 8 जूल, 2 × 8 = 16। सेकंड पोटेंशियल U2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, U2 इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C2 की वैल्यू अब आ गई है 2 × 10⁻⁻4 और V2 की वैल्यू थी 200 स्क्वायर करेंगे 4 × 10⁻4 +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो U2 की वैल्यू आ जाएगी 4 जूल। जो चेंज एनर्जी है वो हो जाएगा U1 - U2 दैट इज ये हो जाएगा हमारा 8 - 4 यानी कितने जूल आ जाएगा 4 जूल इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया गॉस की प्रमेय लिखिए, सबको पता है गॉस की प्रमेय, और किसी समतल आवेशित चादर के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निरूपित कीजिए। सभी बच्चों को जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी उस समय मैंने ये डेरिवेशन सब बच्चों को कराया था, आप सभी स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। फिर आ रहा दो अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा, बेटा मैं पढ़ा चुका हूं सभी बच्चों को, और दो समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच प्रेरकत्व का व्यंजक, ये भी मैंने आप लोगों को फाइंड करा रखा है। आप अपनी नोटबुक से करेंगे इसको, या जो मैंने नोट्स आपको बनवाए थे उससे आप करिए। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर लिखें, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से करा सकूं। इज इट राइट? फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। सभी स्टूडेंट प्रकाश के व्यतिकरण को पढ़ रखा है, और इन्होंने कहा यदि व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रख दी जाए तो विस्थापन का व्यंजक, ये भी मैंने आप लोगों को ड्राइव कराया था। इसमें उन्होंने एक नई चीज बताई है कि एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इसमें लास्ट पॉइंट एक बहुत अच्छा पूछा है कि यदि केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I0 हो, जो सेंट्रल फ्रिंज मिलती थी, तो एक स्लिट को बंद कर दिया जाए, यानी एक स्लिट से ही लाइट केवल डाली जाए, तो इस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी। बेटा अगर एक स्लिट बंद कर दी जाती है, बड़ा ही स्पेसिफाइड, बड़ा ही अच्छा केस है इसका, इसको बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया है। बहुत ही अच्छा केस इसमें पूछा गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम एक स्लिट को बंद कर दें, अगर एक स्लिट बंद कर देंगे तो जो एम्पलीट्यूड होता है तरंग का वो आधा रह जाता है। यानी अगर पहले एम्पलीट्यूड A था तो अब जो हमारा एम्पलीट्यूड A2 है वो A/2 हो जाए। यानी एक को अगर बंद कर देंगे तो उसका एम्पलीट्यूड जस्ट हाफ हो जाता है। एम्पलीट्यूड अगर जस्ट हाफ हो जाएगा तो आपको पता है कि I1/I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर होता है, तो I1/I2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। A स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो I1/I2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, या I2 इज इक्वल टू I1/4। यानी जो प्रकाश की तीव्रता है अब वो पहले की प्रकाश की तीव्रता की 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। राइट? ये सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन। ये एक छोटा सा पार्ट इसी क्वेश्चन के आंसर में दिया गया था। तो अब अगर एक छिद्र को बंद कर दिया जाएगा तो बेटा जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो पहले की 1/4 हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद उन्होंने कहा दो पोलराइड है, P1 और P2 की अक्षें परस्पर लंबवत है, यानी क्रॉस पोलराइड है। P1 पर आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है। P1 और P2 के मध्य में P3 को रखा गया है। P3 की अक्ष P1 से 45 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये कह रहे हैं बताइए P2 से पारगमित प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले तो बेटा लाइट किस पर पड़ेगी, पहले क्रिस्टल पर पड़ेगी। P1 पहला क्रिस्टल P1 था।
P1 क्रिस्टल पर आध्रुवित प्रकाश पड़ेगा, तो P1 क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, पहले P1 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता को हम I1 मान लें। तो आप जानते हैं कि अगर आध्रुवित प्रकाश पहले क्रिस्टल पर गिरेगा तो जो निर्गत प्रकाश होता है उसकी तीव्रता टोटल की आधी हो जाती है, यानी I1 बराबर I0/2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद इन्होंने कहा है भाई P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता इन्होंने पूछी। आइए जरा P3 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालिए। P3 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, क्योंकि ये बीच में रख दिया गया है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो P3 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 मान लें, I1 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45। तो बेटा I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 45 हो जाएगा, cos 45 1/2 हो जाएगा, तो I1 स्क्वायर करेंगे तो 1/2, दैट इज ये आ जाएगी I1/2। I1 की वैल्यू क्या थी I0/2, ये आ जाएगा I0/, अतः P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, निकाल लीजिए। तो P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी I3, सपोज कर लें इसको, तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I2 cos स्क्वायर 45, क्योंकि इस पर एक लाइन तो गिरेगी। तो I3 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू है I0/4 इंटू 1/2, दैट इज आ जाएगी I0/8। इसका मतलब यह हुआ कि P2 से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो टोटल की 1/8 हो जाएगी। इज इट राइट? तो बच्चों इसको आप नोट कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि इस बार आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन सामने क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को इसका सोल्यूशन करा दिया। तो सभी बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। ओके, या इसका तो ये बेटा हो गया इसका सोल्यूशन, राइट। अब इसके बाद 9 नंबर में उन्होंने कहा है कि पीएस शब्द डायोड का पूर्ण तरंग विशिष्टकारी डायग्राम बनाइए। सबको पता है, मैंने पढ़ा रखा है। एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है उन्होंने, बढ़िया क्वेश्चन देखिए इसमें है। ये एक जंक्शन डायोड बनाया है इन्होंने और इसका संबंध इन्होंने 250 ओम के रेजिस्टेंस से कर दिया है। एक जंक्शन डायोड इन्होंने यहां पे बना रखा है, एक जंक्शन डायोड ये बेटा बना रखा है, इसका संबंध इन्होंने 150 से कर दिया है, ये 150 ओम से कर दिया है, और इसका संबंध है इन्होंने 6 वोल्ट की बैटरी से कर दिया है, और इसका संबंध है 200 ओम के रेजिस्टेंस से कर दिया है। ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, प्लस है माइनस। अब देखो बेटा, ये जो पीएन जंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, संध डायोड D2 है और ये संध डायोड D1 है। संध डायोड D2 का जो नेगेटिव है वो देखिए बैटरी के पॉजिटिव से है, और जो पॉजिटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से है। इसका मतलब जो ये संध डायोड D2 है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, और अगर ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, तो आप जानते हैं इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी इसमें I की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं। ये देखिए, ये पॉजिटिव से ऐड है, नेगेटिव से ऐड है, तो संध डायोड D1 ही क्रियाशील रहेगा और इसमें धारा का प्रभाव होगा। तो ऐसी सिचुएशन में परिपथ का जो टोटल रेजिस्टेंस है R टोटल, वो बेटा कितना हो जाएगा, R टोटल ये हो जाएगा 250 प्लस 150 प्लस 200, तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 200, 200, 400 और 200, 600। हमसे इन्होंने कहा बताइए कितनी धारा बहेगी इससे होकर के, आई की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर कितना है प्रवाही धारा का मान ज्ञात करना है। आई बराबर होता है V अपॉन R टोटल। तो आई बराबर V की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में R टोटल, ये 200 हो गया, 250 हो गया। अच्छा ये 200 हो गया, ये 250 हो गया। ओके, इसमें बेटा करंट जाएगी नहीं तो क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पे 150 नहीं होगा, 150 यहां से हट जाएगा। और इन्होंने कहा था प्रत्येक का अग्र 50 होगा। तो बेटा D1 का जो अग्र है वो कितना है 50 होगा। तो 50 ये हो गया, 200 ये हो गया और 250 ये हो गया। यानी यहां पर हम लोग कितना ऐड करेंगे 50 जब आप ऐड करेंगे यहां पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, यानी ये आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500। तो 6 अपॉन 500, 6/5 को अलग कर लें, 100 को ऊपर ले जाए तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसका बेटा जो अग्र है वो 50 ओम से है। ये हो जाएगा 12×60, I = 1.2 × 10⁻⁻2 L। ये इसका आंसर, ये इसमें करेक्ट। क्लियर? तो इसमें जो धारा नहीं जाएगी, इस 150 ओम को हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने कहा था कि इसका जो अग्र है वो 50 ओम है। तो 200 ओम में धारा हमसे पूछी थी, 200 ओम में कितनी धारा जाएगी। तो 200 ओम में टोटल करंट दी जाएगी, ये यहां से ऐसे होगा और इसका अग्र यहां पर 50 ओम से है। इज इट राइट? तो इस तरीके से पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टरों के प्रतीक क्षेत्र बेटा मैंने आप लोगों को बनवा रखे हैं। ट्रांजिस्टर के रूप में इसका यूज कैसे किया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से ये सेट नंबर 3 के सभी पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें मैं अगला सेट आपको कराऊंगा। तो उम्मीद है बेटा सभी बच्चों को आज का इस वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सभी बच्चे हमारे इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।